हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं तुलसीराम दाकड़, फाउंडर ऑफ लक्ष्य क्लासेज देवली। आज इस देवली क्षेत्र में मैं लेके आया हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां आपको थ्योरी क्लासेज के साथ साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसकी भी तैयारी घर बैठे करवाई जाएगी आपको। तो इस सीरीज में मैं जो अभी आने वाला एग्ज़ाम है, जैसे जेट का एग्ज़ाम हो गया या नीट का एग्ज़ाम हो गया, तो उस पर्पज से जो बायोलॉजी का सिलेबस है उस सिलेबस में कुछ जो टॉपिक है उनके एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ करवाने वाला हूँ। तो आप इस क्लास को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करें, जिससे कि जो लिमिटेड टाइम है इस लिमिटेड टाइम में आपको तैयारी का अच्छा मौका मिले और समय रहते हुए अपन अपना जो टारगेट है उसको हासिल कर पाए। तो इसी कड़ी में मैं आपको आज जो 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो यूनिट होगी अपनी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो यूनिट है उसमें से अपन इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड, इनके ऊपर अपन आज 50 क्वेश्चन तैयार करने वाले हैं। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जिसे बायोडाइवर्सिटी है, उसके 50 क्वेश्चन की एमसीक्यूज करवाई जाएगी जो आपको कल करवाई जाएगी। तो इस सीरीज में ऐसे बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उन सभी की एमसीक्यूज करवाई जाएगी। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, यानी कि जो पारिस्थितिकी जो टर्म है, मैं कहूं पारिस्थितिकी क्या होती है पहले। तो पारिस्थितिकी अपन किसको कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का अपन अर्थ देखे तो इकोलॉजी किसको कहते हैं? अपन इकोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो जीव है उनका वातावरण के साथ में कैसा इंटरेक्शन रहता है, उनका अध्ययन अपन करते हैं इकोलॉजी के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म और जो एनवायरनमेंट है, इन दोनों का इंटरेक्शन कैसा रहता है, इसकी जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं सबसे पहले तो इकोलॉजी। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जो इकोलॉजी टर्म है ये कौन से साइंटिस्ट ने दी। यहाँ दो साइंटिस्ट का बार बार जिक्र होता है, तो उसका यानी सही आंसर क्या होगा ये अपने कहाँ डिपेंड करेगा कि अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रखा है उसमें ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है ब्राउन, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है खुराना और चौथा जो ऑप्शन है वो है रीटर। तो इससे पहले मैं बताऊं जो इकोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जो टर्म है इकोलॉजी, ये टर्म दी है हीकल ने। टर्म किसने दी है? हीकल ने। ये टर्म दी गई थी 1866 को और इसका जो पहला प्रयोग जो इसका यूज किया गया था साइंटिफिकली वो किया गया था किसके द्वारा? रीटर के द्वारा। तो कहीं पर अपन जैसे बहुत सारी बुक्स है या जैसे अपन गूगल वगैरह पे देखते हैं तो वहां क्या मिलता है, जो इकोलॉजी टर्म है कहीं सारों में आंसर क्या मिलेगा आपको? हीकल मिलेगा और कई सारों में आंसर क्या मिलेगा? रीटर मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? जो इकोलॉजी टर्म है वो दिए हीकल ने और इसका पहली बार जो प्रयोग किया गया है वो किया गया था रीटर के द्वारा। अब जैसे यहाँ इस ऑप्शन में हीकल नहीं है, इस कारण इसका सही आंसर कौन सा माना जाएगा? रीटर। जबकि अपन ने पढ़ा होगा कि इकोलॉजी टर्म दिए हीकल ने और हीकल को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोलॉजी। ये भी ध्यान में रखना अपने को, फादर ऑफ इकोलॉजी किसको कहा जाता है? हीकल को। ये है इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल में। यदि इंडिया की बात करें, यदि अपन भारत की बात करें तो जो इकोलॉजी है इसका जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। ये पिछली बार भी जेट में क्वेश्चन आया हुआ है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो वह है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में सौ पारिस्थितिकी और इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है। यदि अपन इकोलॉजी की ब्रांच की बात करें तो जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी दो टाइप्स की होती है। एक होती है ऑट इकोलॉजी और दूसरी होती है सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। तो ऑट इकोलॉजी के अंदर अपन अध्ययन करते हैं इंडिविजुअल का। यदि अपन इंडिविजुअल का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं ऑट इकोलॉजी, और यदि ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है सिन इकोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक। यानी व्यक्तिगत का मतलब यहाँ क्या है, इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, एक ही की अपन क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा ऑट इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवधारियों एवं उनके बीच जो अंतर अभिक्रियाएं हैं, यानी जो जीवधारी यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में आपस में जो इंटरेक्शन होता है इसको क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पादप भूगोल, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है पादप समाज विज्ञान, और जो चौथा ऑप्शन है वो है परितंत्र। परितंत्र का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो परितंत्र का मीनिंग होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, जो जीव होते हैं उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ में कैसा इंटरेक्शन है या उनके साथ में कैसा संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पारितंत्र शब्द है अर्थात जो इकोसिस्टम शब्द है ये किसने दिया है। पहले अपन बात कर रहे थे किसकी, जो इकोलॉजी है पारिस्थितिकी है, ये शब्द किसने दिया था, ये दिया था हीकल ने। लेकिन इसका जो उपयोग किया गया था वो किया गया था रीटर के द्वारा, इसलिए हीकल भी आंसर माना जाता है, और जब हीकल ऑप्शन में नहीं है तब उसका आंसर माना जाता है रीटर। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, पारितंत्र शब्द। पारितंत्र का मीनिंग क्या हुआ यहाँ, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो टर्म है वो किसने यूज की है, तो वो की है एजी टेंसले ने 1935 के अंतर्गत। जबकि इकोलॉजी टर्म यूज की गई थी किसके द्वारा, हीकल के द्वारा। इकोसिस्टम टर्म यूज की गई है एजी टेंसले के द्वारा। नेक्स्ट है परितंत्र की सही परिभाषा क्या है, यानी कि अपन इकोसिस्टम में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसको डेफिनेशन के रूप में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है, यानी कि अपन क्या कर रहे थे, जो जैविक घटक है, जैविक घटक का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे जब भी खाद्य श्रृंखला का क्वेश्चन आएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक, जो इनका उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता, और जो इनको सड़ाने का काम करते हैं वो कहलाते हैं अपघटनकर्ता। तो ये सब मिलके बनाते हैं जैविक घटक। और इनके अलावा अजैविक घटक यानी कि जो वातावरणीय कारक आता है, जैसे कि जलवायु है, मृदा है, तापमान है, जल है, ये सब मिलके बनाते हैं अजैविक घटक। इनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो इसके अंतर्गत आंसर क्या होगा अपना, चौथे नंबर का आंसर होगा इसमें, और वो है वातावरण के साथ जीवों का समुदाय है जिसमें वो रहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, परितंत्र या इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी खाद्य श्रृंखला में, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में देखेंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है, जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला मतलब जो खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं, सबसे पहले तो जो प्रथम लेवल होता है उस लेवल की बात करें अपन तो उनको कहा जाता है उत्पादक, प्रोड्यूसर।
इसके अंतर्गत आता है कौन से? ऐसे जीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो कौन सी क्रिया होती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में पाई जाती है? पादपों के अंतर्गत पाई जाती है। तो जितने भी पादप होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, पादप। और इनका जो सिंबल है यानी कि ट्रॉपिक लेवल को अपन डिनोट करें कि कौन से ट्रॉपिक लेवल माना जाएगा इनको, तो पहले लेवल पे है, तो अपन यहां लिख रहे हैं प्रथम स्तर यानी ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। उत्पादक का जो उपयोग करेंगे उनको कहा जाएगा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। जो भी उपयोग करता है उसको कहा जाता है उपभोक्ता, कंज्यूमर कहा जाता है। उपभोक्ता, यहां अपन अलग अलग प्रकार का उपभोक्ता पढ़ेंगे इससे पहले। यानी कि ये ऐसे जीव होंगे यहाँ पे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात ये अपना भोजन दूसरे जीवों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो दूसरे जीवों को खाने वाला कौन सा कहलाता है? तो यानी कि मैं कह दूं यहां कि इसमें कौन से जीव आते हैं? मांसाहारी, अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जो अपना भोजन बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं, जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। तो मैं कह दूं कि जो उपभोक्ता है वो परपोषी जीव है, तो भी सही है। मैं कह दूं कि उपभोक्ता किस प्रकार के हैं? मांसाहारी प्रकार के, तो भी सही है। यहां जो उपभोक्ता है वो 3 प्रकार के हैं। जो उपभोक्ता है वो 3 प्रकार के हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा है सेकेंडरी, द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर। यदि इनकी बात करें तो सबसे पहला जो उपभोक्ता है वो है प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करेगा? पादपों से, यानी उत्पादकों से ये अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो यहां जो जीव होंगे वो किस प्रकार के होंगे? शाकाहारी। कैसे? जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो किसको खाएगा? पादपों को। इस कारण पादपों को खाने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं। यहां अपन ने लिखा था पहले मांसाहारी और अभी लिख रहा हूं मैं क्या? शाकाहारी। यानी कि जो दूसरा और तीसरा उपभोक्ता रहेगा वो तो कैसे होंगे? मांसाहारी होंगे, लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो शाकाहारी होगा। जैसे मैं बताऊं, जैसे अपने पास में गाय हो गया या खरगोश हो गया, जो भी पादपों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। यानी कि ये कैसे होंगे? शाकाहारी होंगे, हर्बीवोरस होंगे। यहां एक और विशेष बात क्या ध्यान रखनी है अपने को, मैं इसको कह सकता हूं क्या? द्वितीयक उत्पादक भी कह सकता हूं मैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी कह सकता हूं मैं। क्यों? कि जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा वो किसका उपयोग करेगा? प्राथमिक उपभोक्ता का उपयोग करेगा। और द्वितीयक उपभोक्ता के लिए प्राथमिक उपभोक्ता किसका काम करेगा? उत्पादन करने का काम करेगा। और इस श्रृंखला में उत्पादन दूसरी बार हो रहा है, इस कारण मैं इसको क्या कह सकता हूं? द्वितीयक उत्पादक, सेकेंडरी कंज्यूमर भी इसको टर्म दे सकता हूं मैं। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपयोग करते हैं। तो यानी कि ये किस प्रकार के जीव होंगे? मांसाहारी। और ऐसे जीव जो मांस को खाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? कार्निवोरस। जो शाकाहारी को, शाक को खाते हैं वो कहलाते हैं हर्बीवोरस। और जो सभी को खाते हैं वो कहलाते हैं सर्वाहारी, ओमनीवोरस। तृतीयक उपभोक्ता यानी ऐसे जीव जो किसका उपयोग करते हैं, यानी किसका भक्षण करते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता का, तो वो कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। जैसे शेर हो गया या चीता हो गया
ये कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। मैं इसको क्या कह सकता हूं, तृतीयक उत्पादक भी टर्म दे सकता हूं। इसको मैं क्या कह सकता हूं, चतुर्थ उत्पादक भी टर्म यूज में ले सकता हूं। मैं तृतीयक उपभोक्ता के बाद में चौथा टर्म अपन काम में लेते हैं, वो है शीर्ष शीर्ष उपभोक्ता। शीर्ष उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर, यानी कि ऐसे जीव जो श्रृंखला में दूसरे जीवों का उपयोग करते हैं लेकिन अपने आप को बचा लेते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में जो अंतिम स्तर है, अंतिम स्तर पे बैठा हुआ जो उपभोक्ता है वो हमेशा क्या कहलाता है, शीर्ष उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर कहलाता है। अब चलते अपन, यहाँ अपने क्वेश्चन क्या था, किसी श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, अपन यहाँ बात कर रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो क्या है, शाकाहारी, या अपन इनको द्वितीयक उत्पादक कह सकते हैं। अपने ऑप्शन क्या है, पहला उत्पादक, दूसरा शाकाहारी। तो अपना जो सही आंसर है वो कौन सा है, शाकाहारी, हर्बीवोरस। यहां से जो अपना कंपटीशन एग्जाम है, इस खाद्य श्रृंखला से, खाद्य जाल से क्वेश्चन हमेशा एक न एक क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खाद्य श्रृंखला बनती है, यानी खाद्य श्रृंखला किसके द्वारा बनती है, खाद्य श्रृंखला बनती है। अभी अपन बात कर रहे थे खाद्य श्रृंखला में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो पहले लेवल पे होता है उत्पादक, पहले लेवल पे कौन होता है, उत्पादक। दूसरे लेवल पे कौन होता है, उपभोक्ता। पहले लेवल पे होता है उत्पादक, प्रोड्यूसर। दूसरे लेवल पे होता है उपभोक्ता, कंज्यूमर। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या तृतीयक को अपन कई बार क्या बोल देते हैं, शीर्ष उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर बोल देते हैं। इनके उपभोक्ताओं के बाद में कौन सा होता है, वो होता है अपघटक। अपघटक, डीकंपोजर। डीकंपोजर क्या होते हैं, ऐसे जीव जो क्या करते हैं, मृत पदार्थों का उपयोग करते हैं या इन पदार्थों का विघटन करने का काम करते हैं। इस कारण इनको क्या बोला जाता है, ये चीजों को तोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अपघटनकर्ता या अपघटक कहा जाता है। और इसका उदाहरण जरूर ध्यान में रखना अपने को, इसमें आता है जीवाणु और दूसरा आता है इसमें कवक। जो अपघटक करता है वो कौन है, जीवाणु, कवक। तो यहाँ खाद्य श्रृंखला किससे मिलकर बनी हुई होगी, पहले लेवल पे होगा उत्पादक, दूसरे लेवल पे होगा उपभोक्ता और तीसरे लेवल पे होगा अपघटक। तो अपने को सीक्वेंस मिलानी है, पहला है उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। अपना पहला ही आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति का जो मुख्य घटक है वो कौन है। तो मैंग्रोव जो वनस्पति होती है ये मिलती है दलदल क्षेत्र में। दलदल क्षेत्र में, जैसा मैं दलदल क्षेत्र में जैसे बताऊं कहाँ मिलती है, तो अपने सुना होगा या कई लोगों ने देखा होगा, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जो नदियां होती है वो सागर या महासागरों में जब भी मिलान होता है उनका, तो उस मिलान वाले जो रीजन है उसको कहा जाता है डेल्टा। तो वेस्ट बंगाल में जो पश्चिम बंगाल है वहां पे कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। ये सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी के अंदर एक विशेष प्रकार का पादप पाया जाता है जिसका नाम है राइजोफोरा, और आंसर भी कौन सा अपना, राइजोफोरा। तो इस राइजोफोरा की विशेषता क्या है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना अपने को, क्योंकि जैसे ही अपन जब भी मोर्फोलॉजी में चलेंगे तो वहां पे इसका उदाहरण देखने को मिलेगा अपने को। यानी कि मैं बता रहा हूं कौन सा,
रेस्पायरेटरी रूट, रेस्पायरेटरी रूट्स श्वसनीय मूल, श्वसनीय मूल किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है राइजोफोरा। इसमें होता क्या है, जो दलदल चक्र होता है, जैसे सपोज कीजिए दलदल चक्र है, इसकी ये जड़ें हैं, तो यहाँ से जो जड़ें होती है ये रूपांतरित होके और धरातल के ऊपर आ जाती है, और इनका जो शीर्ष भाग होता है उसमें छिद्र होता है, जिसकी सहायता से क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। इसीलिए ये किसका, कौन सी प्रकार की जड़ मानी जाती है? ये मानी जाती है श्वसनीय मूल, रेस्पायरेटरी रूट्स। बाकी जो जड़ है ये श्वसन में जो है उपयोग में कम आती है, इसलिए विशेष उदाहरण ध्यान रखना। राइजोफोरा में यानी कौन सी जड़ का रूपांतरण पाया जाता है? श्वसनीय मूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, जो अर्थ समिट है, अर्थ समिट कहां पे हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, यानी कि कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था, इसकी बात कर रहे हैं अपन, अर्थ समिट, अर्थ समिट ये हुआ था 1992 में। और कहां हुआ था? री डी जनेरियो में। और ये कहां पे आता है? ये आता है ब्राजील में। इसी के साथ अपने को एक और टर्म ध्यान रखनी है, ब्राजील, और यहां अपने को दे सकते हैं, जैसे अर्थ समिट बोल दिया अपन ने या पृथ्वी शिखर सम्मेलन बोल दिया अपन ने, तो एक तो ये जो इसका ईयर है, कई बार क्या पूछा जाता है कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ था? 1992 में। और यहां पूछा गया अपने को, यानी कि कहां पे हुआ है? तो री डी जनेरियो। इसके साथ में ये कहां पे पड़ता है? तो अपने को ये भी ध्यान रखना है, ब्राजील के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ये खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? यानी कि जब हम बकरी का मांस खा रहे हैं, बकरी किसको खा रही होगी? पौधों को। तो यानी कि पौधा क्या होगा? उत्पादक। बकरी क्या होगी? शाकाहारी प्राणी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता का उपयोग करने वाला क्या कहलाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। तो यानी कि बकरी को खाने वाला कौन हुआ? द्वितीयक उपभोक्ता। तो यहां इसका आंसर क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। इसका सही आंसर कौन सा है? द्वितीयक उपभोक्ता। यहां प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है यहाँ पे बकरी। द्वितीयक उपभोक्ता हो गया मानव, हम यानी कि मानव। और यहाँ तृतीय उपभोक्ता की बात नहीं हो रही है, और इनमें से कोई ऑप्शन की भी बात नहीं हो रही है। तो अपना जो ऑप्शन है वो कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यहाँ से भी बहुत सारी बार, कई बार क्वेश्चन आए हुए जेट में, इसलिए विशेष रूप से 7 से 8 टर्में हैं जो बार बार पूछी जाती है। इनमें से अपन बात कर रहे हैं रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाले। ये बताइए रेगिस्तान में विशेषता क्या है? पानी की कमी है। रेगिस्तान में क्या है? पानी की कमी है। पानी की कमी का मतलब है, मैं क्या कह सकता हूँ, डेजर्ट यानी रेगिस्तान है, सूखा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं? सूखा, शुष्क। तो यहां बात करें अपन, जीरो का मतलब क्या होता है? शून्य। तो अपने को ध्यान क्या रखना है? जीरोफाइट्स मतलब मैं कह दूं कम पानी में उगने वाले या सूखे में उगने वाले या रेगिस्तान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए, यदि संसार के सभी पौधे मर जाए
तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएंगे या मर सकते हैं। तो यहां इसका क्या आंसर है, ऑप्शन क्या अपने पास में, पहला है काष्ठ, ठंडी वायु, काष्ठ यानी कि लकड़ी, ठंडी वायु, भोजन, ऑक्सीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपन यानी कि यहाँ कंफ्यूज हो सकता है कि बहुत सारे कहें कि भोजन होगा, भोजन के नहीं करेंगे तो मरेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, दो क्रियाएं करते हैं मुख्य रूप से, जिसमें से एक क्रिया अपन भी करते हैं और दूसरी क्रिया जो केवल पौधा ही करता है, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरी होती है श्वसन की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण में क्या काम होता है, जो CO2 होती है इसका उपयोग किया जाता है और क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज बनाया जाता है, यानी कि भोजन बनाया जाता है। और इसी के साथ में कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है, ऑक्सीजन O2 गैस रिलीज की जाती है बाई प्रोडक्ट के रूप में। ये अपन ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, जो फिजियोलॉजी की यूनिट है वहां पे एक प्रकाश संश्लेषण का पूरा एक चैप्टर है, श्वसन का पूरा एक चैप्टर है, वहां पे ये पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंस में होती है और CO2 का उपयोग, CO2 के साथ में और कौन मिलता है, H2O, ये मिलके और क्या करते हैं, एक तो भोजन का निर्माण करते हैं, दूसरा ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। इसी ऑक्सीजन का उपयोग किसमें होता है, श्वसन की क्रिया में। और श्वसन की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है, दूसरा कौन, ग्लूकोज, और ये क्या कर देते हैं, CO2 उत्पन्न कर देते हैं, H2O वापस उत्पन्न कर देते हैं। तो यानी कि मैं कह दूं कि जो वातावरण है इसमें ऑक्सीजन का और CO2 का जो संतुलन है वो कौन बनाए रख रहे हैं, पौधे बनाए रख रहे हैं। इस कारण यहाँ जो इंपॉर्टेंट आंसर लगेगा यानी कि वो कौन सा होगा, यदि पौधे नहीं होंगे तो सबसे ज्यादा कमी किसकी होगी, ऑक्सीजन की। इस कारण यानी कि भोजन के बिना अपन रह सकते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना अपन नहीं रह सकते। ये तो यहाँ आंसर ध्यान रखना, भोजन के ऊपर अपने को फोकस नहीं रखना है। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन है ये मिलती है अपने को, अपन बायोडाइवर्सिटी में भी डिस्कस करेंगे, सुना होगा जो अमेजन के जंगल है वहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन क्या करते हैं, पौधे उत्पन्न करते हैं। इसलिए उसको जो अमेजन का जंगल होता है उसको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ या लंग्स ऑफ प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है अमेजन जंगल को। नेक्स्ट है अपने पास में जो हाइड्रोपोनिक्स है, ये किससे संबंधित है, ये अपने को पढ़ने को मिलेगा, एग्रीकल्चर में भी मिलता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, एरोपोनिक्स क्या होता है, ये हाई टेक्नोलॉजी की जो फार्मिंग होती है उस कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पहले बात करूं मैं हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रो से जोड़ के मैं क्या बना रहा हूं, H2O यानी कि जल। तो मैं यहां कह सकता हूं जल के साथ में की जाने वाली खेती, जल के साथ में की जा रही है तो दूर किसको रखा जा रहा है, मिट्टी को। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, मिट्टी रहित खेती, यानी कि ऐसी खेती जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं हो रहा है, तो उसको अपन क्या करें, हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ आंसर कौन सा होगा, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, यानी कि जो मिट्टी के बिना पौधे उगते हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स। किसके सहारे, जल के सहारे। दूसरा एक और ऐसा ही टर्म है एरोपोनिक्स, ये भी किस कैटेगरी का है, जो सोइल लेस मिट्टी रहित खेती का दूसरा तरीका है। ये भी इसमें किसकी मदद लेंगे, एरो यानी कि एयर यानी कि हवा के सहारे, जबकि यहाँ किसकी मदद लेंगे, हाइड्रो यानी H2O यानी जल। तो यानी कि मिट्टी के बिना जल के साथ जो खेती कर रहे हैं, यानी जल का उपयोग करते हुए जो खेती कर रहे हैं वो तो क्या कहलाती है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। मिट्टी के बिना हवा के सहारा लेते हुए जो खेती कर रहे हैं वो क्या कहलाती है,
एरोपोनिक्स कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना चिपको आंदोलन। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन। जो चिपको आंदोलन है वो मूल रूप से किसके विरुद्ध था? यदि अपन इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं उसमें चिपको आंदोलन नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन चलाया गया था यानी कि 1973 में चला था। ये इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1973 के अंतर्गत। यानी कि जो उत्तराखंड है पहले ये आता था कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसका एक गांव है चमोली जिला है, उस चमोली जिले के अंतर्गत जो गांव है वहां पे चिपको आंदोलन चलाया गया था। जो इसको चलाने का जो श्रेय था वो एक तो अपन ने पढ़ा होगा जो पर्यावरण यानी जो एनवायरमेंट है उसके बहुत बड़े साइंटिस्ट है सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है इसका संबंध किस फील्ड में है? तो उसका संबंध किस फील्ड में है? यानी कि जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, जो वनों से संबंधित है, उसका संबंध है सुंदरलाल बहुगुणा। तो उसका क्रेडिट जाता है इनको, यानी कि इस चिपको आंदोलन का जो चलाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। तो यानी कि इन्होंने क्या किया गया था, जो उत्तराखंड की जो सरकार थी वो क्या करना चाह रहे थे, यानी कि जो वनों में पौधे थे उनकी कटाई करना चाह रहे थे। तो इन्होंने यहाँ के जो इस जिले के निवासी थे इन्होंने क्या किया कि उन पौधों को कटने से बचाने के लिए क्या किया, इन्होंने एक आंदोलन किया। तो उस आंदोलन को कहा गया था क्या? चिपको आंदोलन। तो ये किससे संबंधित है? वनों की कटाई को रोकना चाहा था इन्होंने, जो क्या रूप ले लिया? चिपको आंदोलन का। इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 1973 को। और कहाँ? उत्तराखंड में। पहले यह आता था अपने कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो तीनों चीजें ध्यान रखनी है। यदि इससे संबंधित लोगों का जिक्र करें तो एक तो है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ऐसा ही एक आंदोलन हुआ है, कौन सा? खेजड़ली आंदोलन। खेजड़ली आंदोलन ये कहाँ हुआ था? जोधपुर राजस्थान में। राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है ये खेजड़ली आंदोलन। और ये किस समाज से जुड़ा हुआ? बिश्नोई समाज से। बिश्नोई समाज से। इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? अमृता देवी को। इसका क्रेडिट किसको जाता है? अमृता देवी को। इसी कारण जो भी वनों को कटने से बचाने का काम करते हैं उनको अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, यानी कि ऐसे कौन से उत्पाद है जिनको इको मार्क यानी कि एक सिंबल मिलता है, जैसे एग मार्क होता है, ISI मार्क होता है, ऐसे सिंबल होते हैं। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट हो जिसके कारण जो अपना एनवायरमेंट यानी कि जो इकोसिस्टम है इसको किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है, तो उसको इको मार्क सिंबल दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्धि हो, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से अनुकूल हो। तो यानी कि यहाँ ऑप्शन क्या है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। मैत्रीपूर्ण का मतलब है उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, उसी को क्या दिया जाता है? इको मार्क सिंबल दिया जाता है। नेक्स्ट है